मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 मार्च सन 2025। द्वादशी तिथि मंगलवार सुबह 8:15 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में होली पर मेहरबान होंगे इंद्रदेव, बरसात की बनी संभावना, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। हरियाणा फैमिली आईडी अपडेट, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों की फैमिली आईडी होगी रद्द, जानिए पूरी खबर। सीएम सैनी करेंगे 2 लाख करोड़ का बजट पेश, महिला, युवा और किसानों के लिए खुलेगा सरकारी खजाना। हरियाणा के इन लोगों के लिए खुशखबरी, हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए पेंशन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में इन कर्मचारियों की नौकरी हुई स्थायी, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला आया। हरियाणा वासियों को मिलेगी एक और सौगात, यहाँ खुलने जा रही है IIT, 300 एकड़ जमीन की रखी मांग। PPF अकाउंट में निवेश करने पर मिलेगा अब शानदार रिटर्न और आसानी से ले सकेंगे लोन। आरोही मॉडल स्कूलों में दाखिले के लिए प्रक्रिया हुई शुरू, 23 मार्च को होगी परीक्षा, बताएंगे पूरी अपडेट। सरकारी नौकरी अपडेट, ITBP में कांस्टेबल के 133 पदों पर भर्ती, सैलरी 69,000 रुपए से ज्यादा, फीस 100 रुपए। और PM मोदी आज 2 दिन की हिंद महासागर में मौजूद देश मॉरिशस देश की यात्रा पर हुए रवाना। राष्ट्रीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मार्च महीने की शुरुआत से ही मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। इस महीने से लगातार राज्य के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां पिछले महीने तक लोग धूप में बैठने के लिए तरस रहे थे, वहीं मार्च के महीने की शुरुआत से खुले में कुछ देर भी बैठना अब मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मौसम विभाग द्वारा अब प्रदेश में फिर से बरसात की संभावना जताई गई है, जिससे गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग द्वारा होली के दिन बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते 13 मार्च तक हवाओं के रुख में बदलाव दर्ज किया जाएगा। इस दौरान ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक तौर पर बादलवाई छाई रहेगी। साथ ही दिन के तापमान में हल्की गिरावट और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने के आसार जताए गए हैं। 11 और 12 मार्च के दौरान मध्यम से तेज गति की हवाएं चलेंगी। वहीं 14 मार्च से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार भी बन रहे हैं। हालांकि इससे दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। राज्य में 11 मार्च से लेकर 16 मार्च तक यानी पूरे सप्ताह अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हार्टोन की तरफ से IT प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 23,400 रुपए से लेकर 65,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। डेवलपर एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर या सिस्टम एनालिसिस्ट या प्रोग्रामर के पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार BE, BTech, MTech या MSc होनी चाहिए। वहीं DTP ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदक DTP सर्टिफिकेट सहित 12th पास होने चाहिए। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट आज यानी 11 मार्च है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट पेश करेंगे। साल 2025-26 का बजट लगभग तैयार करने में पूरी अफसरशाही टीम जुटी हुई है। मुख्यमंत्री सैनी के पास राज्य भर से तकरीबन 10,000 लोगों के सुझाव पहुंचे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने कैबिनेट के तमाम मंत्रियों, विधायकों और यहां तक कि विपक्षी दलों के नेताओं से भी फीडबैक प्राप्त किया है। बजट को समावेशी बनाने के लिए हर सेक्टर के प्रबुद्ध लोगों से रायशुमारी भी की गई है। इस बार का बजट तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। साल 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी, जिससे कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा, जिसमें सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों के कल्याण की योजनाओं पर भी फोकस करेगी। इस बजट में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं गरीब महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना जारी रहेगी। इसके अलावा बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा होने की भी संभावना है। वहीं सरकार किसानों की सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी देते हुए नई कल्याणकारी योजना लागू कर सकती है। साथ ही किसानों को बिजली बिलों पर मिलने वाली सब्सिडी इस बार भी जारी रहने की उम्मीद है। वहीं पशुपालकों को गाय की खरीद पर 30,000 रुपए की सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल हो सकता है। वहीं किसानों के कर्ज पर ब्याज की राशि खत्म करने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों में ई-लाइब्रेरी खोलने की घोषणा भी संभव है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। वहीं 5,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया जा सकता है।
हरियाणा के बाडड़ा उपमंडल को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह के प्रयासों से आईआईटी की सौगात मिलने वाली है। इसके लिए तत्काल प्रभाव से किसी भी गांव में 300 एकड़ सामलाती भूमि की तलाश करके रिपोर्ट भेजने की मांग की गई है। केंद्र सरकार के आदेशों की अनुपालना में राज्य तकनीकी महानिदेशक द्वारा दादरी के जिला उपायुक्त को इस विषय में पत्र जारी किया गया है, जिसके लिए बाडड़ा तहसीलदार को जमीन अधिग्रहण सहित अन्य जरूरी प्रक्रियाओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में बता दें कि कोटपुतली से चंडीगढ़ तक निर्मित 152 डी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली से जयपुर होकर कांडला बंदरगाह को जोड़ने वाले प्रस्तावित मेगा हाईवे के निर्माण के बाद दादरी बाडड़ा और नारोल क्षेत्र में औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। मौजूदा समय में बाडड़ा, दादरी और लोहारू क्षेत्र को सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने के लिए फरूखनगर से लोहारू रेलवे लाइन पर सर्वे का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में यदि बाडड़ा उपमंडल में आईआईटी की स्थापना होती है तो आसपास के इलाकों के विकास को पंख लगने की उम्मीदें मजबूत हो गई हैं। साथ ही विश्व स्तर पर बाडड़ा को एक नई पहचान भी मिलेगी। शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी विकास को गति मिलेगी। हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत तकनीकी कॉलेजों में तैनात एक्सटेंशन, गेस्ट लेक्चरर और गेस्ट फैकल्टी को अब 58 साल तक नौकरी की सुरक्षा दी जाएगी। राज्य की विधि एवं विधायी विभाग के विशेष सचिव अमरजीत सिंह की ओर से जारी अधिसूचना के तहत ये फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी गेस्ट लेक्चरर और एक्सटेंशन लेक्चरर की सेवाएं अब 58 साल तक सुरक्षित रहेंगे। पहले जिन कर्मचारियों की नौकरी अस्थायी थी, अब सरकार ने उनकी नौकरी स्थायी कर दी है और उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा, जो हर साल जनवरी और जुलाई में बढ़ेगा भी। साथ ही स्थायी कर्मचारियों की तरह ही उन्हें चिरायु योजना, साथ ही मृत्यु शय, सेवानिवृत्ति, ग्रेजुटी, मातृत्व लाभ और एक्स ग्रेशिया जैसे लाभ भी दिए जाएंगे। इस कदम को राज्य सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनका कार्यस्थल सुरक्षित रहेगा। हालांकि यह लाभ उन अतिथि और एक्सटेंशन लेक्चरर को नहीं दिया जाएगा जो 58 साल की आयु पार कर चुके हैं या फिर जिन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी से जुड़े कुछ अहम बदलावों का ऐलान किया है। अब सिर्फ उन्हीं परिवारों का परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी वैध रहेगा जो हरियाणा राज्य में रह रहे हैं। अगर कोई परिवार राज्य से बाहर चला जाता है या फिर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार पहचान पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र का डेटा किसी भी निजी या फिर गैर सरकारी एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा, ताकि डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा अगर परिवार का मुखिया परिवार पहचान पत्र से किसी सदस्य को बाहर करने का अनुरोध करता है तो अभी उस सदस्य का डेटा भी रद्द कर दिया जाएगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य राज्य में रह रहे परिवारों के डेटा का सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना है। हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी रद्द करने का फैसला इसलिए किया है ताकि सिर्फ राज्य में रह रहे परिवारों का डेटा ही इस्तेमाल किया जा सके। अगर कोई परिवार राज्य से बाहर चला जाता है या फिर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार पहचान पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि केवल राज्य के अंदर रहने वाले परिवारों का ही डेटा सही तरीके से दर्ज हो और पारदर्शिता बनी रहे। अगर आपकी फैमिली आईडी रद्द हो गई है तो आपको इसे दोबारा से बनवाने के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या फिर अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी सीएससी पर जाना होगा। हरियाणा दिल्ली के बीच वाया टेकरी बॉर्डर होकर सफर करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली रोहतक रोड के पीरागढ़ी चौक से टेकरी बॉर्डर के 13.2 किलोमीटर लंबे हिस्से को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI को ट्रांसफर करने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मंजूरी के बाद अब इस हिस्से पर सड़क निर्माण कार्य NHAI द्वारा पूरा करवाया जाएगा, जिससे कि दिल्ली हरियाणा के बीच सफर करने वालों को राहत मिलेगी। साथ ही टेकरी बॉर्डर को नांगलोई मेट्रो स्टेशन से जोड़ने वाले रिंग रोड पर भी ट्रैफिक जाम कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा टेकरी बॉर्डर के आसपास के इलाकों में भी ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा, जिसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा। इस रास्ते से रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। इस सड़क पर नालों का पानी जमा रहता है, जिसके चलते यह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को NHAI को सौंपे जाने पर तमाम खामियां तो दूर होंगे ही, साथ ही सड़क निर्माण से लोगों का सफर भी आसान बनेगा। हरियाणा के फतेहाबाद में शिक्षा विभाग की तरफ से जिले के आरोही मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। डिपार्टमेंट की तरफ से जिले में चल रहे 5 स्कूलों की कक्षा 6ठी से 9वीं और 11वीं के लिए आवेदन मांगे गए हैं। विद्यार्थियों को दाखिले के लिए स्कूलों में आवेदन करना होगा। इसके बाद 23 मार्च को परीक्षा आयोजित होगी। इसे लेकर शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार 16 मार्च तक आवेदन संबंधित स्कूल में जमा करवाना होगा। वहीं 23 मार्च को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों और दोपहर 1 से 3 बजे तक
कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार हर स्कूल की कक्षा छठी में 60 और कक्षा 11वीं में 120 सीटों के लिए एडमिशन प्रक्रिया होगी। इसके अलावा कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में रिक्त सीटों पर दाखिला प्रक्रिया होगी। बता दें कि आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। ये विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हैं और पिछले सालों के परिणाम देखें तो विद्यार्थियों का परिणाम काफी बेहतर रहा है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की नायब श्रेणी सरकार सभी पिछड़े समुदाय के कल्याण के लिए काम कर रही है। सरकार राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य कर रही है। अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार अपने किए गए वादों को पूरा करने के लिए 3 गुना गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने हीमोफीलिया और थैलीसीमिया से पीड़ित लोगों के लिए हर महीने 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने की शुरुआत की है, जिसके लिए कोई भी आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है और यह बाकी पेंशन के अतिरिक्त प्रदान की जाएगी। महिलाओं के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से 2 लाख महिलाओं को यह दर्जा दिया जा चुका है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आपको 31 मार्च 2025 तक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स बचाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट का लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट पर आपको लोन की सुविधा भी दी जा रही है। सरकारी सुरक्षा की गारंटी यानी पीएफ को सीधे केंद्र सरकार रेगुलेट करती है और इस पर ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सरकार की तरफ से ही निर्धारित की जाती है। इसलिए इस स्कीम में निवेश करने पर आपका निवेश काफी सुरक्षित भी रहता है और रिटर्न भी अधिक गारंटी के साथ मिलता है। अगर आप टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न वाले निवेश की तलाश में हैं, तो आपको पीएफ में निवेश करना होगा। पीएफ से ज्यादा रिटर्न सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना में ही मिल रहा है। पीपीएफ अकाउंट में जमा करने पर आप लोन भी ले सकते हैं। जमा पर अधिकतम 25% तक का लोन दिया जाता है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन खूब हंगामा हुआ। मंत्री कृष्ण बेदी कांग्रेस के सीनियर विधायक रघुवीर सिंह कादियान से भिड़ गए, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीच में आना पड़ा। वहीं मंत्री महिपाल डांडा का रोहतक से कांग्रेस एमएलए बीबी बत्रा से टकराव हो गया। इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बत्रा के दावों पर सवाल खड़े किए। मंत्री विपुल गोयल और कांग्रेस एमएलए आफ्ताब अहमद में भी खूब बहस हुई। सोमवार को बजट सत्र की कार्रवाई 4 घंटे चली, जिसके बाद इसे मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री महिपाल डांडा ने सदन में हरियाणा ट्रेवल एजेंट का पंजीकरण और विनिमय विधेयक 2024 वापस लेने का प्रस्ताव रखा। सरकार इसे संशोधित करके लाएगी। आज भी प्रश्नकाल और गवर्नर के बजट अभिभाषण पर चर्चा होगी। यह बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। सीएम नायब सिंह सैनी 17 मार्च को करीब 1.95 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने वाले हैं। हरियाणा कांग्रेस में विधायक दल का नेता और संगठन को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली में मंथन के बाद अब केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश से इनपुट मंगाने के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद अब पार्टी प्रभारी हरियाणा के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वह 2 दिन चंडीगढ़ रहेंगे। मंगलवार यानी आज से वह 2 दिन तक चंडीगढ़ में पार्टी विधायकों से मिलेंगे। साथ ही इन दिनों चल रहे बजट सत्र की कार्रवाई भी देख सकते हैं। सत्र में वह देखेंगे कि किस किस विधायक का विधानसभा में क्या रवैया है। इन बिंदुओं को वह अपनी रिपोर्ट में शामिल करेंगे। उनकी इस मुहिम में उनके साथ हरियाणा में पार्टी के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा विपक्ष के नेता के लिए जिन विधायकों के नाम चल रहे हैं, बीके हरिप्रसाद विधानसभा में उनका बोलने तथा सरकार को घेरने का स्टाइल विधानसभा में देख सकते हैं, ताकि वे हाईकमान को यह रिपोर्ट दे सके कि उनके द्वारा लिया जाने वाला फैसला कितना उचित अथवा अनुचित है। फिलहाल कांग्रेस लोकसभा, विधानसभा और शहरी निकाय चुनाव में काम कर रहे पहले से नियुक्त जिला प्रभारियों से ही अपना काम चला रही है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी में कांस्टेबल के 133 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट itbpolice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 23 साल होनी चाहिए। साथ ही रिजर्व कैटेगरी को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है। सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए प्रति माह मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल एग्जाम के आधार पर नौकरी दी जाएगी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 217 अंक की गिरावट के साथ 74,115 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में 92 अंकों की गिरावट रही। ये 22,460 के स्तर पर बंद हुआ। रियल्टी और ऑयल एंड गैस शेयर सबसे ज्यादा फिसले। एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई में 0.38% की तेजी रही, तो वहीं हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1.85% और चीन के संघाई कंपोजिट में 0.19% की गिरावट देखने को मिली। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 127 रुपए गिरकर 85,932 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की
कीमत 90 रुपए कम होकर 96,634 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,650 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 87,970 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।